Jai Hind to all the amazing learners out there. First of all, I would like to wish you all a very pleasant morning and hope that you all are fit and fine. So, dear students, I, your Soumya ma'am of history, would like to continue today's lecture. So, as you know, we were studying chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. About this chapter, we studied some of the points, and now in today's lecture, we will continue this chapter further. So, we will have a quick recap so that you can test your knowledge and revise whatever we have studied till now in this chapter. So, let's go. So here is the painting of the Frederick Sorio with which we started the chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. We discussed that this painting name was The Dream of Worldwide Democratic and Social Republic, and it was made in the year 1848. इन दिस द फ्रेडरिक सोरियो शोड अस मैनी पॉइंट, उसने बहुत सारी बातें हमें बताई और जिसका मेन थीम यही था कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ जो यूरोप में एग्जिस्ट करती थी 18th और 19th सेंचुरी में वो अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही थी. किससे फ्रीडम? फ्रॉम देयर क्रूअल किंग. दे वर in continuous process of fight different time at their places. They combine the people, mostly the poor people and the middle class people, and they start a protest against their king. The first protest which was started in Europe was in the country of France. So that's why only we can see the painting was made by a French artist, that was Frederick Sorio. So we discussed that how the king was exercising his cruel power over the people. He was continuously increasing taxes, which was only to be made only to be paid by the third state people. देन हाउ द नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट वेर एस्टैब्लिशिंग. नेशन स्टेट मतलब वही होता है कि एक प्लेस के लोग यूनाइटेड होकर कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ, पेट्रियोटिज्म के साथ अपने देश के लिए खड़े रहते हैं. और मॉडर्न स्टेट क्या होता है? मॉडर्न स्टेट एक सेंट्रलाइज पावर का कंट्रोल होता है जो एक लॉन्ग टेरिटरी पे लॉन्ग पीरियड तक रहता है. देन वी स्टडीड हाउ द डिफरेंट freedom fighters or the philosopher brought about an idea of the to encourage the feeling of nationalism among the people of France and nearby region. As you know, the French Revolution was started in the year 1789. So as to instill the feeling of nationalism among the fellow citizens, द रेवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस यूज्ड डिफरेंट मेशर्स. मतलब कि अपने देश के लोगों में नेशनलिज्म की भावनाओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जो कोई चेंज लाना चाहते थे, उन्होंने डिफरेंट मेशर्स को अपनाया. जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारा कंट्री है वो हमारा ला पैट्री, हमारा फादरलैंड है और हम सब ला सिटीजन हैं, इस कंट्री के सिटीज़न हैं. और भी बहुत सारे मेशर्स अपनाए थे जैसे कि ट्राई कलर, देन यूनिफॉर्म मेशर्स एंड सिस्टम, और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज भी बना दिया गया था इसी कॉन्टेस्ट में, ताकि फ्रांस के आसपास की कंट्रीज़ भी अपना फ्रीडम अचीव कर सके अपने किंग के डिस्पोटिक मीन्स जो एक किंग का क्रूअल पावर होता है, तो उससे फ्रीडम के लिए आसपास के कंट्रीज़ में भी एक रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म होने लगी जो ये चेंज करना चाहती थी, जिसका नाम था जैकोबिन क्लब. और इस तरीके से फ्रेंच आर्मी रेवोल्यूशन के आइडियाज़ को पूरे यूरोप में स्प्रेड कर दिया. आफ्टर डैट वी सॉ दैट द पार्टी जो इलेक्ट होके आई थी फ्रांस में वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और इसने किसको जगह दे दी? इसने एक न्यू किंग को जगह दे दी हुज नेम वाज नेपोलियन. In 1804, Napoleon captured the throne of France and then he began to rule over the France. But beside capturing the France, he was very lenient in some of the measure. That's why only he introduced civil code of 1804, which was also known as Napoleonic Code.
सो नेपोलियनिक कोड में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मेशर्स थे, क्योंकि नेपोलियन जो है वो अपने देश के लोगों के लिए उतना ज़्यादा क्रूएल नहीं था। जैसे कि सारे प्रिविलेजेस उसने हटा दिए जो बर्थ के हिसाब से क्लर्की नोबेलिटी इंजॉय करते थे। उसने सब देश के सभी लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया। फिर उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शन भी हटा दिए, मतलब कि शहरों में अब लोग अपना व्यापारी संगठन, लॉयर्स एसोसिएशन, इस तरीके से एसोसिएशन फॉर्म कर सकते थे और अपने जो न्यू जनरेशन होते थे उनको ट्रेन कर सकते थे। उसने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया और लोगों को किसी भी तरीके के सर्वडम मीन्स एन एक्ट ऑफ बीइंग अ सर्वेंट, मतलब कि किसी का गुलाम होना, इज नोन एज सर्वडम। उसने वो सब रिमूव कर दिया। इक्वल वेट एंड मेशर्स को जारी रखा पूरे फ्रांस में, और सेम करेंसी जो कि इम्प्लीमेंट हो गई थी वो भी कॉमन ही रखी पूरे फ्रांस में। तो फ्रांस के आसपास के जो रीजन थे जैसे कि होलैंड, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ सब ब्रुसेल, मेंस, मिलान, वॉर्सो, इन सारे एरियाज़ में जब फ्रेंच आर्मीज़ जाती थी जो कि अब नेपोलियन के अंडर थी, तो इनको तो ये आसपास के लोग बहुत अच्छा मानते थे कि हाँ अब हमें भी अपने क्रूएल किंग से छुटकारा मिलेगा। तो उन लोगों ने नेपोलियन की आर्मीज़ को क्या नाम दे दिया था? हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। ओके, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, व्हाट डज दिस मीन? वो कोई जो खुशी का पैगाम लेकर आता है, फ्रीडम का पैगाम लेकर आता है। हार्बिंगर मीन्स मैसेंजर। तो धीरे ही इन सारे लोगों का, फ्रांस के लोगों का भी और आसपास के जो लोग उत्साहित थे उन सब का जो एंथुजियाज्म था, जो जील थी, जो एनर्जी थी, वो ठंडी पड़ गई। क्यों? क्योंकि जब उन्हें पता चला कि नेपोलियन का असली इरादा तो पूरे यूरोप को कैप्चर करना है और उसके लिए वो अब डे बाय डे क्रूएल मेशर्स अपनाता जा रहा है, जैसे कि इंक्रीज टैक्सेशन। उसने फिर से टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया, जो कि सबसे बड़ा रीज़न था फ्रांस में रेवोल्यूशन आने का, लुइस 16 के टाइम पे। फिर उसने सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप मतलब कि कोई भी मैगज़ीन और न्यूज़पेपर उसके परमिशन के बिना कोई भी न्यूज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं छाप सकते थे। तो इससे जनता को ये नहीं पता चलता था कि देश में उनके सच में क्या हो रहा है। देन उसने लोगों का फ्रेंच आर्मीज़ में भर्ती करना ज़बरदस्ती कर दिया। अब किसी का नहीं भी मन है, कोई सोना चाहता है डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स, तो उसको भी ज़बरदस्ती पकड़ के फ्रेंच आर्मी में भर्ती होना पड़ता था। तो इसलिए लोग अब जो है नेपोलियन को बहुत ज़्यादा हेट करने लगे, और साथ ही साथ आसपास की कंट्रीज़ जो थी जहाँ पे किंग एग्जिस्ट कर रहे थे वो भी डर गए, क्योंकि नेपोलियन की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी और उन्होंने धीरे धीरे कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट किया, प्लान करना स्टार्ट किया कि कैसे हमें जो है नेपोलियन को हटा देना है फ्रांस से, उसको हरा देना है, और अपना जो पहले का पावर था, जो हमारा पूरा वो रेपुटेशन थी आसपास के रीजन में, वो हमें फिर से कायम करनी है। So I hope, dear learners, with this revision your earlier taught topics are cleared once again. So today we will start the new topic, that is the making of nationalism in Europe. Before starting of the new topic, I would like to draw your attention to some important dates that is given in the side of your book. As you can see here, some important days which are of very much important in this chapters. In this chapters are always mentioned in your NCERT book in the side. So you can see here, first date is 1797 in which Napoleon invades Italy. मतलब कि उसने सबसे पहले इटली पे हमला किया। नेपोलियनिक वॉर बिगिन, मतलब कि 1797 से नेपोलियन ने अपना वॉर, अपना जो इरादा था उसका कैप्चर करना, उसको शुरू कर दिया था। देन 1814 से 1815 तक फॉल ऑफ नेपोलियन, मतलब कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो बाकी राजा थे उन्होंने अपनी आर्मीज़ को कंबाइन किया और फ्रांस के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया, जिसमें कि नेपोलियन फाइनली हार गया, क्योंकि वो बहुत सारी कंट्रीज़ थी, तो नेपोलियन पावरफुल होते हुए भी वो नहीं जीत पाया। सो दिस हैपेंड इन द ईयर 1814 to 1815. Then in year 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस, मतलब कि फ्रांस के जैसे ही ग्रीक के लोगों ने भी स्ट्रगल किया अपने कंट्री को किंग के डिस्पोटिक पावर से फ्री कराने के लिए, और उनका ये स्ट्रगल ईयर 1821 में स्टार्ट हुआ था।
Then you will see the next year, that is 1848. Revolution in Europe, artisan industrial workers and peasants revolt against economic hardship. Middle classes demand constitution and representative government. Italian, Germans, Magyars, Poles, Gas, etc. demand nation state. मतलब कि 1848 आते आते पूरे यूरोप में ये स्ट्रगल्स कॉमन हो गए थे, हर जगह हो रहे थे। जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, जो आर्टिशियंस थे, जो छोटे मोटे काम करके पोट्री मेकिंग वगैरह करके क्राफ्टशिप करके अपना गुजारा चलाते थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले मजदूर वगैरह, छोटे मोटे पीसेंट्स जो दूसरों के खेतों में जाके काम करते थे, वो सब ने रिवॉल्ट कर दिया। क्यों रिवॉल्ट किया? अगेंस्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप, मतलब कि जो कंट्री में इंक्रीज टैक्स हो रहा था कंटिन्यूस रेट पे, और इनको खाने के लिए ठीक ठाक इनकम नहीं मिल रहा था खाने पीने के लिए, तो इस सब के अगेंस्ट उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। इसी टाइम जो है, ये तो लोअर क्लास की बात हो गई। मिडिल क्लासेस के पीपल ने क्या किया? उन्होंने डिमांड किया, वो लोग थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, कोई किंग नहीं रूल करेगा हम पे, बल्कि जो रूल होगा वो पीपल के द्वारा सेटअप किया जाएगा। कैसे? पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगी, जैसे कि हमारे कंट्री में होता है, वोट होता है और हम एक लीडर को, एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जो एमएलए और एमपीज़ के तौर पे होते हैं, और वो हमारे बिहाफ पे पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। इस तरीके से यूरोप के डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लोगों ने डिमांड किया अपने अपने टेरिटरी के रूलर से। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इटालियंस थे, जर्मन्स थे, मैगर्स थे, कई सारे प्लेसेस के लोग थे यूरोप में। और उन्होंने डिमांड किया कि हमें नेशन स्टेट चाहिए। नेशन स्टेट, अगेन हियर टर्म्स कम नेशन स्टेट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। As we already discussed, nation state is a place in which people belong to a particular territory। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो एक एरिया को बिलोंग करते हैं, उनका कुछ कॉमन पहले का डिसेंट होता है। डिसेंट मतलब एंसेस्टर्स होते हैं, कुछ कॉमन उनके अंदर कल्चरल बिलीव होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इंडियंस हैं, तो हम लोग एक पर्टिकुलर टेरिटरी में आते हैं जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक डिवाइडेड है। और इसमें हम लोगों का कॉमन कुछ होता है, कुछ लोगों का कॉमन लैंग्वेज है, कुछ लोगों का कॉमन कल्चर है, कुछ लोग कॉमन रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और वो लोग किस तरीके की गवर्नमेंट चाहते हैं? वो लोग ऐसे गवर्नमेंट चाहते हैं जो उनके द्वारा ही इलेक्ट होकर रिप्रेजेंटेटिव आए और उनकी बातों को गवर्नमेंट में रखें। इसी को नेशन स्टेट बोला जाता है, नेशन बोला जाता है। जो नेशन का मीनिंग होता है वही होता है एक नेशन स्टेट, जैसा कि हम अपनी कंट्री में आज के टाइम पे इंजॉय कर रहे हैं। और यही नेशन स्टेट की डिमांड 1848 से ही स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि 19th सेंचुरी से यूरोप में स्टार्ट हो गई थी। और धीरे धीरे ये डिमांड जो है वो बाकी पूरे वर्ल्ड के लोगों को पता चली, और उन्होंने अपने अपने प्लेसेस पे ये डिमांड रखा। Now in the year 1859 to 1870, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये हम चैप्टर्स आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ये आगे के चैप्टर का पार्ट है, तो स्टूडेंट्स आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम देयर टू क्लियर योर ऑल द टॉपिक्स। सो यू कैन सी दैट इटली जो है वो बहुत ही डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड था। जैसे कि हमारा इंडिया भी जो है, हमें नहीं पता था कि हमारा ये इंडिया पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक डिफरेंट एरियाज़ होते थे जहाँ पे डिफरेंट किंग रूल किया करते थे। और फिर जब हमने फाइट किया अपने नेशनलिज्म के लिए, तो हम सारे प्लेसेस जो है, सारी टेरिटरीज मिलके साथ आए एक नेशन की तरह। तो वही होता है यूनिफिकेशन, कि मतलब कि पहले के लोगों में डिफरेंट एरियाज़ में नहीं पता था कि वो लोग एक साथ भी आ सकते हैं, साथ में भी मिलकर रह सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट राजा रूल करते थे। पर कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग साथ में मिलकर रहने लगे। दैट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। Then the same way in the year 1866 to 1871, there was the era of unification. Era means time period.
of unification of Germany. Then in year 1905, Serb nationalism gathered force in the Habsburg and Ottoman Empire. This also we will study in the upcoming lecture. So these important dates are very important. I wish that you all will note down the important dates, and wherever you have your notebook or some any important sheet, so that whenever you are revising the chapter again, you can go through this date and get the summary of the chapter all at once. And as you know, dates are the most important part of history, so you need to be always accustomed to these all dates. Now, dear learners, coming back to our topic, the making of nationalism in Europe, we will study that कि पहले यूरोप की जनता भी तो डिवाइडेड थी, वो सब साथ में मिलके नहीं रहते थे। किसी प्लेस को कोई दूसरा राजा रूल करता था और किसी प्लेस को कोई दूसरा। तो फिर इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से आई, ये लोग साथ में मिलके कैसे रहने लगे? This only we will study in our this topic. Okay. So in the mid 18th century, as we already discussed, the concept of the century means the year around 1750 and afterwards. What happened in France? There was no concept of नेशन स्टेट, मतलब कि फ्रांस में कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं था नेशन स्टेट का। जैसा कि हमें पता है आज के टाइम पे डिफरेंट नेशन एग्जिस्ट करती है यूरोप में, जैसे कि जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड। तो आज से कुछ साल पहले मिड 18th सेंचुरी में ये नेशंस एज अ कंबाइंड फोर्स के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, बल्कि पूरा एक नेशन ही डिफरेंट काउंटलेस नंबर ऑफ टेरिटरीज में डिवाइडेड होता था, काउंटलेस नंबर ऑफ किंगडम, राज में डिवाइडेड होता था। कहीं पे राजा रूल करते थे, उसे किंगडम बोला जाता था। कहीं पे कुछ ड्यूक लोग रूल करते थे, उन्हें डचीज बोला जाता था। ड्यूक लोग कौन होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ड्यूक लोग वो होते हैं जैसे कि कुछ प्लेसेस पे राजा नहीं होते थे। आज से कुछ सालों पहले कुछ प्लेसेस पे एक नोबेल की जो फैमिली होती थी, अब किसी भी राजा के एब्सेंस में, मतलब कि मान लीजिए उनके राजा की डेथ हो गई कुछ साल पहले, या उनके राजा को किसी भी वजह से अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा, तो जो नोबल्स की फैमिली होती थी, जो उसके मिनिस्टर्स की फैमिली होती थी, वो डायरेक्टली अपने थ्रोन को कैप्चर कर लेती थी। मतलब कि उस राजा के मरने के बाद जब उस राजा का कोई डिसेंट नहीं होता था, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो वो लोग उस राज को खुद रूल करने लगते थे। तो इन्हें ही डचीज़ बोला जाता था। और आप लोगों ने सुना होगा कि इनके जो लीडर होते थे उन्हें ड्यूक बोला जाता था। तो लीडर ड्यूक होता था और उसके किंगडम को डचीज़ बोला जाता था। तो कहीं पर डचीज़ रूल किया करते थे, कहीं में कैंटन्स रूल किया करते थे, मतलब कि मिलिट्री पावर ही रूल करते थे। जहाँ पे ना तो किंग होता था, जहाँ पे ना तो नोबल्स होते थे, वहाँ की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होती थी, वहाँ पे मिलिट्री लोग ही रूल किया करते थे। इस तरीके से जो सारा एरिया था जर्मनी का, इटली का, स्विट्ज़रलैंड का और यूरोप के बहुत सारे प्लेसेस का, वो डिवाइडेड होता था काउंटलेस नंबर ऑफ टेरिटरीज़ में, जो कि अलग अलग लोग ऑटोनोमस पीपल रूल किया करते थे। मतलब कि हमें अभी आइडिया नहीं है, पता नहीं कौन किस जगह पे रूल करता था, और आइडिया हो भी तो हमें अभी उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूरोप है तो इसका ईस्टर्न पार्ट, ओके, एंड सेंट्रल पार्ट, ये जो दोनों एरिया था, ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट, इसको कौन रूल करता था? इसको ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज रूल करती थी। ऑटोक्रेटिक मोनार्की मतलब कि मोनार्क के बारे में हमने पढ़ा था, एक किंग जो कि एक एरिया का सुप्रीम पावर होता है, उसका जो मन में आता है वो उसको एक्सरसाइज करता है, और सेम मीनिंग ऑटोक्रेटिक का भी होता है। तो सेंट्रल और यूरोप को और ईस्टर्न यूरोप को ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज रूल किया करती थी, जहाँ पे
बहुत सारे अलग अलग लोग रहते थे। इन लोगों का कल्चर अलग था तो लैंग्वेज अलग था, ये सारा डिफरेंस हुआ करता था। और उन लोगों को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ अपने राजा के रहते हुए कि हमारे अंदर कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी है, कुछ कॉमन कल्चर है। अगर होता भी था तो उन्हें इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उनको दूसरे एरिया से उनके राजा अलग रखते थे। ऑब्वियस सी बात है, हर राजा जो अपने एरिया को वो कवर करके किला बंदी करके सेव करके रखता है, तो उसी तरीके से लोगों को आसपास के एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता था। वो जैसे रह रहे हैं एक राज्य के अंदर, वो वैसे ही रह रहे होते थे। फिर जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे इस एरिया के लोग, और डिफरेंट एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते थे। एथनिक मीन्स जो बहुत ही पुराना हो, जो पीढ़ियों से चला आ रहा हो, और जो एक किसी कल्चर को एसोसिएटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एथनिक ग्रुप है हम हिंदूज़, हम लोग बहुत ही सालों से पूर्वज के ज़माने से हम लोग ये रामायण महाभारत को फॉलो करते आ रहे हैं। इसी टाइप से इस्लाम है तो वो लोग प्रॉफेट मोहम्मद को फॉलो करते आ रहे हैं। क्राइस्ट है तो वो बहुत ही सालों से जीसस, क्रिश्चियंस है तो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते आ रहे हैं। इसी तरीके से एथनिक ग्रुप्स होते थे। तो एक डायनेस्टी थी, डायनेस्टी मतलब कि किंग का पूरा परिवार। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि राम जी जो थे उनके पूरे फैमिली को क्या कहा जाता था, रघुकुल कहा जाता था। तो इसी तरीके से जो किंग का पूरा परिवार होता था, जैसे कि फ्रांस के लुइस 16 की कौन सी फैमिली थी, बार्बन डायनेस्टी थी, तो उससे ही हम डायनेस्टी कहते थे या एम्पायर कहते थे। तो एक एम्पायर था जिसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर। वो किस एरिया को रूल करता था, वो ऑस्ट्रिया हंगरी को रूल करता था, जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में एग्जिस्ट करती थी। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हुआ करते थे, जैसे ट्रायल, ऑस्ट्रिया, सदरलैंड, बोहेमिया। ये सारा एरिया जो था यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था। और यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो जर्मन बोला करते थे, वो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। ओके, then it also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia। मतलब कि साथ ही साथ इस एरिया में एक और लोग रहा करते थे जो कि इटालियन बोला करते थे। वो किस प्लेसेस को बिलोंग करते थे, वो लोम्बार्डी और वेनेटिया को बिलोंग करते थे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में एक डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम हैब्सबर्ग था, जो पूरे सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया को कैप्चर करके रखी थी। तो इसी में एक रीजन था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, जो नेशन थे वहाँ के लोग जर्मन स्पीक करते थे। और साइड में एक रीजन था जिसका नाम था लोम्बार्डी वेनेटिया, यहाँ के लोग इटालियन बोला करते थे। तो इसी तरीके से जो है पूरा यूरोप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल को बिलोंग करता था। यहाँ के लोगों को उनकी कॉमन आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वो लोग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में रहते थे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोला करते थे, इटालियन, जर्मन, मैगेयर लैंग्वेज, और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस थे और जहाँ के लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे। इन सारे प्लेसेस को जैसे कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, लोम्बार्डी, वियना, बोहेमिया, इन सबको जो है सराउंड करते थे कुछ लोग जो कि एक्चुअल में पीसेंट पीपल हुआ करते थे, मतलब कि गरीब किसान हुआ करते थे। और वो कौन कौन से थे, बोहेमिया, स्लोवाक्स जो कि नॉर्थ में एग्जिस्ट करते थे, लाइक ये एम्पायर है ऑस्ट्रिया हंगरी का, लोम्बार्डी का, वियना का, तो इसके नॉर्थ में कौन रहते थे, बोहेमिया एंड स्लोवाक्स रहते थे। स्लोवेंस इन करिनोला नाम के प्लेस पे रहते थे। देन कोरोड्स रहते थे कहाँ पे, साउथ में रहते थे। कौन रहते थे, कोरोड्स रहते थे। रोमांस कहाँ पे रहते थे, रोमांस ईस्ट में रहते थे इन ट्रांसिल्वानिया नाम के प्लेस पे। इस तरीके से जो है पूरा लोग डिफरेंट डिफरेंट एथनिक कल्चर को बिलोंग करते हुए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो लोग बोलते थे वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को यूरोप के बिलोंग करते थे। पर उनमें एक कॉमन बात क्या थी, कॉमन बात ये थी कि वो लोग थे तो यूरोप के ही, राइट। उनका लैंडमार्क जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड था।
पर उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंस भी थे। जैसे हमारी कंट्री है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लाइक बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कल्चर को बिलोंग करते हैं, पर वो साथ में मिल के रह रहे हैं। इसी तरीके से यूरोप में भी बहुत सारे एरिया लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते थे, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किंग हुआ करते थे। पर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड भी थे, पर आज के जो उस वक्त के राजा थे वो उन्हें आपस में कनेक्ट नहीं होने दे रहे थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरा एक तरीके से जोग्राफिकल सिचुएशन, डेमोग्राफिकल सिचुएशन, मतलब कि लोग जो है वो यूरोप में किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से वो किंगडम्स, डचीज, कैंटोनल्स में डिवाइडेड थे, जो डिफरेंट एरियाज़ को बिलोंग करते थे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, और इस तरीके से बहुत ही डाइवर्स जो है ग्रुप रहा करते थे। पर उनका जो है एक एलिगेंस था अपने एम्परर के लिए, कि मतलब जो भी जिस भी राज्य में रहता था वो अपने राजा को पूरी तरीके से मानते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी है या फिर क्या है। उनके लिए उनका राजा ही सुप्रीम हुआ करता था। हालांकि बाद में उन्हें फिर एहसास हुआ कि उनका राजा भी उनके साथ बहुत गलत कर रहा है, जिसको वो भगवान मानते थे वो एक्चुअली में गॉड जैसा कोई भी क्वालिटी अपने अंदर नहीं रखता है। बट फिर भी वो लोग जो है एक एरिया में रह रहे थे, और उनका जो एटीट्यूड था वो सेम हुआ करता था। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में हमने पढ़ा ही, सेंट्रल और ईस्टर्न में किसकी डायनेस्टी थी, हैब्सबर्ग एम्पायर की डायनेस्टी थी। तो यहाँ पे हालांकि डिफरेंट डिफरेंट जोन्स डिवाइडेड थे, डिफरेंट डिफरेंट लोग रहा करते थे, पर वो सब किसके अंडर थे, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर थे। तो उनके अंदर एक कॉमन टाई हुआ करती थी। तो ये सब तो पूरा एक हो गया डिवीज़न। बट इन सब के बीच में इनको कब एहसास हुआ कि जो इनका राजा है वो इनके साथ गलत कर रहा है, कब इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई, कब ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग एक साथ मिलके रहने लगे, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इट इन फर्दर पार्ट। So with this, dear learners, I would like to end today's lecture, and the upcoming part we will discuss it in our next lecture. Till then, dear learners, stay at home and stay safe. Do sanitize your hand with alcohol-based sanitizer. Wash your hand at frequent intervals. Maintain the social distance and follow all the lockdown rules, because at this time, by saving our lives, we are saving lives of others. So stay blessed. Have a good day. Thank you.